I request our guest of honor and Minister of State for Science and Technology, Earth Sciences, DOPT and Space, Dr. जितेंद्र सिंह जी विशिष्ट अतिथि का संबोधन के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परम पूजनीय सरसंघचालक जी, आदरणीय मोहन जी भागवत जी, आपकी उपस्थिति इस सम्मेलन में इस बात का संकेत है कि किस प्रकार से समाज में पारंपरिक मर्यादाओं को जीवित रखते हुए, मौलिक मूल्यों को जीवित रखते हुए, आधुनिक विकल्पों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ समाज को जोड़ने में आपका सहयोग भी है, आपका आशीर्वाद भी, आपका मार्गदर्शन भी और आपका निरंतर हमें इस तरह से अगले विकल्पों के लिए तैयार करने का प्रयास, जिससे हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारी क्षमता में भी इजाफा होता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garo ji, you have been not only futuristic in thinking, but where you were thinking about future when we were still living in the present. And I remember, sir, when you took over as Chief Minister for the first time, and we were looking for a modern venue in Hyderabad to organize a medical conference, and for the first time, through you, we got acquainted to the new modes of communication, through the new kind of auditoriums that had come under your guardianship and stewardship. CSIR में बड़े लंबे समय से हमारे साथी सहयोगी और विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे जी, डॉक्टर सतीश रेड्डी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सत्य प्रसाद जी, हमारे कुलपति शास्त्री जी, यहाँ पर बैठे हुए सारे महानुभाव, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं इस कार्यक्रम के आयोजक। आप सब ने हम सबको और सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक छत के नीचे ला करके एकत्रित करके एक विचार के आदान प्रदान का माध्यम उपलब्ध करवाया है। आपका धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी कि आपने मुझे भारतीय विज्ञान सम्मेलन में आमंत्रित करके मुझे भी इसका भागीदार बनाया। जहाँ तक विज्ञान भारती का संबंध है, मुझे ये कहते हुए हर्ष भी है कि हमारे जितने भी प्रयास रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण नवाचार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 11-12 वर्षों में, उनको सदा ही आपकी तरफ से बल भी मिला, सहयोग भी मिला और समाज में आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम कई बार सरकार से पूरी तरह मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं होता, वो विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम करने में सफल रहे हैं। आज दुनिया भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में लोहा मानती है। आज भारत दुनिया के प्रथम देशों में आकर के खड़ा हो गया है और कुछ एक बातों में तो हम दूसरे देशों को किसी तरह से नसीहत भी देते हैं और दूसरे देश हमारी तरफ ये निगाह लगाए रखते हैं इस अपेक्षा के साथ कि कुछ ना कुछ हमें हमारे अनुभव से, हमारे प्रयोग से सीखने को मिलेगा। लेकिन ये बात समझने के लिए ये बात भी ध्यान में रखना अनिवार्य है कि कुछ वर्ष पहले तक ऐसा ना था। यदि आप स्मरण करें सन 2014 के पहले का समय और किस प्रकार हम आईटी के क्षेत्र में लगभग 15-20 बरस छूट गए थे,
उसका सबसे सरल उदाहरण टेलीविज़न को लेकर के है। अमेरिका में टेलीविज़न सन 1950 के दशक में देखा जाता था, लेकिन यहाँ दिल्ली जैसे राजधानी शहर में भी पहला चित्रहार 1970 तक इंतज़ार करके देखने को मिला। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज यदि हम 2014 में स्टार्टअप में 300, 350, 400 पर खड़े थे, आज बढ़कर के लगभग 1.25 लाख हैं और स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पे खड़े हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसकी मान्यता सारे विश्व में की जाती है, वी वर रैंक 81, टुडे वी आर रैंक 38। पेटेंट फाइलिंग में हम दुनिया में 6ठे दर्जे पर खड़े हैं। इस समय भी हमारे आंकड़े दर्शाते हैं 64,480 पेटेंट, लेकिन उसमें गर्व करने लायक बात यह है कि लगभग 55-56% ऐसे पेटेंट हैं जिन्हें हम रेजिडेंट इंडियन पेटेंट्स कहते हैं, यानी भारत की धरती पर जन्मे, यहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं पर तालीम और प्रशिक्षण हुआ, यहीं पर परवान चढ़े, यहीं प्रयोग किया और यहीं से पेटेंट रजिस्टर किए। वो ज़माना जाता रहा जब यह भी व्यंग किया जाता था कि हर गोविंद खुराना विदेश गए तो तभी सफल हो पाए। अंतरिक्ष की बात अभी डॉक्टर सतीश रेड्डी जी ने की। हमारे नाम मात्र स्टार्ट हुआ करते थे लगभग 5-6 वर्ष पहले तक, आज हम 300 से अधिक की संख्या में हैं। Our space economy was dismal till 1 decade back. Today we are $8 billion and in next 8-10 years we hope to go up by 5 times, that is 40-45 billion $. और जैसा मैंने अभी आरंभिक वाक्यों में कहा कि कुछ हमारे प्रयोग ऐसे हैं जिनके अनुभव से दूसरे देश सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर सन 1969 में उतारा था, लेकिन चांद पर जल अथवा पानी के होने का प्रमाण हम लेकर आए, हमारा चंद्रयान लेकर आया और पहली बार दुनिया के शोधकों को ये कल्पना दी कि शायद वहाँ पर मानव जीवन की संभावनाओं की भी परख की जा सकती है। इसी प्रकार चंद्रयान 3 वो पहला ऐसा वाहन था जो जाकर के चंद्रमा के सदर्न पोल पर लैंड होता है। अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो एक ज़माना था हमें युद्ध के समय दूसरे देशों से हथियार लेने पड़ते थे। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस वर्ष भी हमारे हथियार बाहर से लेने के बजाय दूसरे देशों में बिके जा रहे हैं और हमारे इस वर्ष की एक्सपोर्ट का आंकड़ा है 23,662 करोड़ रुपया और लगभग 100 देशों में हमारे हथियार जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर देखा। ये सारे हथियार एटॉमिक एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो विकसित किए गए, ये सारे के सारे भारतीय मूल के हैं, स्वदेशी हैं, इंडिजिनस हैं। लेकिन इस प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन करना, उनकी परख और उनका टेस्ट करना आसान नहीं रहता। इत्तेफाक से पाकिस्तान ने हमें मौका दिया और पाकिस्तान की धरती पर इसकी परख भी हो गई और नतीजा ये हुआ कि दुनिया चौंक गई हमारे ब्रह्मोस से और आकाश से और अब इसकी डिमांड दुनिया भर में होने लगी। ये सारी की सारी काया पिछले 1 दशक में पलटी है। जहां तक स्वास्थ्य का क्षेत्र है, एक ज़माना था हमें उदासीनता से देखा जाता था। यदि कोई बीमार भी पड़ जाता तो 4 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाता, यदि ठीक हो जाता तो माँ का आशीर्वाद, ना ठीक होता तो पिछले जन्मों का कर्म, और इसी तरह से जीवन गुजर जाता। आज उसी देश को दुनिया में लीडर ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर माना जा रहा है। कोविड का पहला वैक्सीन यहां पर इजाद हुआ और हमने दुनिया के दूसरे देशों को भेंट किया। आज हमारे मेडिकल डिवाइसेस और हमारे कई अन्य ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट, चाहे वेल्व्स हो, इम्प्लांट्स हो, दूसरे देशों में जा रहे हैं। एंड दिस ईयर ऑल्सो द एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस वॉज टू द ट्यून ऑफ $3.8 बिलियन। यदि हमारे शोध के क्षेत्र में देखें तो साइंटिफिक पेपर की पब्लिकेशन में हम 4थे दर्जे पर आन खड़े हैं। हमारे पब्लिकेशंस की संख्या है 1,91,590। लेकिन उस दिन किसी ने ये आलोचना की कि साहब
आंकड़े गिनवाने से क्या होता है, उसकी क्वालिटी में कमी है। तो मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि अभी सन 2024 के अंत में जो आंकलन किया गया है उसके तहत भारत से छपने वाले पेपर्स की साइटेशन रही है 30%, यानी जो दूसरे जर्नल्स और दूसरे लोगों ने जो हमारी रेफरेंसेस इस्तेमाल की हैं, और हम तीसरे दर्जे पर हैं। सबसे अधिक चीन की 62%, दूसरे दर्जे अमेरिका 52% और तीसरे दर्जे पर हिंदुस्तान 30%। और जो टॉप 10% हैं, यानी अगर 100 मोस्ट साइटेड पेपर्स आप दुनिया के लें तो उसमें से 10 हिंदुस्तान से छपे हैं। यानी वी हैव प्रोग्रेस्ड बोथ क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। लेकिन शायद कभी इस बात का भी आंकलन किया जाएगा कि ऐसा पहले भी हो सकता था, लेकिन क्यों कर ऐसा पिछले 10 वर्षों में ही हुआ। हमारे पास प्रतिभा की कमी ना थी। आपने देखे वो विक्रम साराभाई के चित्र, किस प्रकार वो विविश होकर के अपने बाईसाइकिल के कैरियर पर सामान उठा करके ले जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कमी थी तो साधनों की, उस अनुकूलता की जो नीति निर्धारकों और राष्ट्रीय नेतृत्व या राजनीतिक नेतृत्व से उपलब्ध की जाती है या जिसकी अपेक्षा होती है, और वो कमी, वो अभाव मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में हुआ। बजट में 100% वृद्धि की गई और पुराने कई एक बंदिशों को तोड़ दिया गया। स्पेस सेक्टर में इस तरह से विकास तेजी से इसलिए हुआ कि 5-6 वर्ष पहले इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, और अभी हाल ही के संसद के सत्र में न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्र में जो सदा गोपनीयता में काम करता था, शांति बिल के तहत उसे भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। टुडे वी आर फॉलोइंग ग्लोबल बेंचमार्क्स, लिविंग अप टू ग्लोबल पैरामीटर्स टू कार्व डाउन फॉर आवरसेल्व्स अ ग्लोबल रोल। और यही कारण है कि जहां फ्रजाइल 5 हुआ करते थे अर्थव्यवस्था में, आज हम फ्रजाइल 4 हैं। और जब हम तीसरे दर्जे, दूसरे और पहले दर्जे पर जाएंगे तो उसके लिए ये भी ज़रूरी होगा दैट वी एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स। स्पेस का सेक्टर हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, न्यूक्लियर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, समुद्र को पहली बार इस सरकार ने किसी तरह की प्राथमिकता दी है। भारत का 11-12 हज़ार किलोमीटर समुद्री तट है, उसके अंदर अपार संपत्ति छुपी है, मिनरल्स, मेटल्स, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी, जिसकी ओर अभी तक किसी ने नज़र नहीं की। हमारा डीप ओशन मिशन शुरू हो चुका है। हिमालय हमारा दूसरा सरमाया है जिसको कभी आज तक नहीं देखा। अरोमा मिशन अभी 2 ही दिन पहले राष्ट्रपति जी की ओर से उसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हासिल हुआ है। और लेवेंडर स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प युवाओं के लिए जो लाखों में खेल रहे हैं, लगभग अब तक 3,500 लेवेंडर स्टार्टअप्स अरोमा मिशन के तहत तैयार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अंत में ये भी बात ध्यान में रखनी अनिवार्य है कि हमारा जितना भी कार्यक्रम रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण का, ये केवल प्रयोगशालाओं में शोध तक सीमित नहीं। टुडे इंडिया साइंस इज बीइंग यूज्ड टू ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन। चाहे वो हमारा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, चाहे हमारा गति शक्ति प्रोग्राम है, चाहे हमारा जियो टैगिंग है जी राम जी योजना के तहत, चाहे हमारी टेलीमेडिसिन है, चाहे हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जिसका लॉन्चिंग अभी परसों हुआ, डॉक्टर सतीश रेड्डी जी उसका जिक्र कर रहे थे। और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के इस मंच पर खड़े होते हुए, इस मंच पर खड़े होकर के ये घोषणा करने की मैं साहस करता हूँ और आपको विश्वास भी करता हूँ कि बड़ी भारी मात्रा में गत 10 वर्षों में विज्ञान के पाठ्यक्रम और पुस्तकों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि देयर इज एन एब्सोल्यूट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक एजुकेशन, ताकि 2047 में जब भारत अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी वैज्ञानिक श्रेष्ठता के बलबूते पर उस शिखर पटल पर जाकर पहुंचे तो यहाँ का हर नागरिक, हर बालक, हर युवा, चाहे किसी भी भाषा में उसका शिक्षा प्रशिक्षण क्यों ना हुआ हो, वो भी गर्व के साथ कह सके कि भारत को आज़ादी के 100 साल मनाते हुए उस शिखर पटल तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान रहा, मेरी भी भूमिका रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद Dr. Jitendra Singh ji, who is leading India's charge in the domain of science and technology towards in its journey towards